Good morning, 12th class. Today we will continue our chapter of government budget. This is the last topic of your chapter that relates to balanced or unbalanced budget. In a previous video, I have already discussed types of budget. Budget कितनी तरह के होते हैं? Budget होते हैं बच्चों बेसिकली दो तरह के, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट. बैलेंस बजट कौन सा होते हैं बेटे? When the government expenditure are equal to government receipts. This is known as balanced budget. बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट. बैलेंस बजट कब होता है? जब गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके रिसीप्ट के इक्वल होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? बैलेंस बजट. अनबैलेंस बजट आल्सो रेफर्स टू सिचुएशंस. फर्स्ट सिचुएशन क्या है बच्चों हमारी यहाँ पर? डेफिसिट बजट. कौन सी सिचुएशन है? डेफिसिट बजट. और सेकेंड है बच्चों हमारा सरप्लस बजट. These both situations are known as unbalanced budget. अब देखो बेटे, यहाँ पर अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस बजट है तो इसके क्या फायदे हैं? एक तो बेटे गवर्नमेंट जो है वेस्टफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगी. दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टेंड्स टू रिड्यूस. इसलिए बेटा गवर्नमेंट के जो बेसिकली वेस्टफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होने के कारण गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. सेकेंड वन, basically it also ensure financial stability and maintain financial discipline in the economy. सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चे यहाँ पर? इसके कारण इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है और इकोनॉमी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है. तो दो ही फायदे हैं बच्चों इसके. एक तो बेसिकली फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है. और सेकेंड वन है बच्चों हमारा कि इसके कारण जो हमारी गवर्नमेंट है वो वेस्टफुल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है. अब हम बात करते हैं, देखो बेटे कॉइन हैज टू साइड्स, ठीक है ना? तो मतलब इसी तरह है बेटे हर एक बात के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट. नेगेटिव इम्पैक्ट में डिमेरिट. डिमेरिट क्या होगा बेटे? इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? अगर गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस नहीं करेगी देन इट विल आल्सो कॉजेज द लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर. इसके कारण क्या होगा? सोशल वेलफेयर का लॉस होगा. देखो बेटे यहाँ पर बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देखो बेटे बेरोजगारी की जो समस्या है उसको कहीं भी सॉल्व नहीं कर पाएगी. क्यों सॉल्व नहीं कर पाएगी? क्योंकि वो बेरोजगारी किससे संबंधित है? रिलेटिंग टू द एडी. किससे संबंधित है? रिलेटिंग टू द एडी. व्हाई इट इज रिलेटेड टू द एडी? अगर इकोनॉमी के अंदर बच्चों बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के अंदर आप कंपोनेंट्स करते हैं तो एडी क्या लिखते हैं? पी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन. दीज ऑल आर द components of aggregate demand. In the same situation basically जब गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी तो गवर्नमेंट के अपने खर्चे कम होने से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा. जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है इकोनॉमी के अंदर नो डाउट दैट द प्रोड्यूसर हैज आल्सो कट टू इट्स एक्सपेंडिचर. प्रोड्यूसर को अपने एक्सपेंडिचर क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे. तो प्लांट आउटपुट क्या करेगा? कम करेगा. अगर वो आउटपुट कम करेगा तो ऑब्वियसली बेटे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट भी इंडस्ट्री के अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. एंड दैट विल आल्सो कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो बेटे इसके कारण जो बेरोजगारी की समस्या है बैलेंस बजट से काफी बढ़ जाएगी. सेकेंड पॉइंट है जो हमारा बैलेंस बजट इज नॉट कंड्यूसिव ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया. देखो बेटे जो बैलेंस बजट होता है ना वहाँ पर हम लोग बेसिकली जो लोगों के कल्याण के लिए सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है उसका इन्वेस्टमेंट का जो बेसिकली मेन पॉइंट है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट करना वो क्या हो जाएगा? काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. दीज इकोनॉमीज डिपेंड्स ऑन अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट. हालांकि जो इकोनॉमीज है बेटे ये किस पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे. अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे तो बेटा उस इकोनॉमी के अंदर क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी. लेकिन इसके बावजूद हमारी इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम क्या है बच्चों यहाँ पर? वो मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण बेटे हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का लेवल कम हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और सोशल वेलफेयर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो बेटे ये सब क्या था हमारा बैलेंस बजट. अब हम बात करते हैं अनबैलेंस बजट की. अनबैलेंस बजट कौन सा होता है बेटे? जहाँ पर
गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिसीव्स के इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट दो सिचुएशन हो सकती है बेटे, एक तो सरप्लस और दूसरा डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट कब होता है बेटे, जब गवर्नमेंट के रिसीव्स ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या हैं, कम। व्हेन गवर्नमेंट रिसीव्स आर ग्रेटर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट लीड्स टू द सरप्लस बजट। अब हम बात करते हैं सरप्लस बजट है तो इसका मतलब क्या है बेटे कि ये हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, नो डाउट, तो बेसिकली प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो नो डाउट बेटे बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में इनकम क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ पर इसके कारण बेटे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। सरप्लस माने एक्सेस, एक्सेस माने एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द सिचुएशन, ओके। तो बेटा इस सिचुएशन में जहाँ पर सरप्लस बजट है गवर्नमेंट का, एक्सेस डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट को दो तरीके हैं इसको कॉम्बैट करने के। एक तो गवर्नमेंट क्या करे, अपने टैक्स को क्या करे, बढ़ा दे, ठीक है ना, राइज इन रिवेन्यू कलेक्शन, जिसके कारण बेटे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो बेटे यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स हैं और दूसरी बेटे गवर्नमेंट के पास क्या है, एक्सपेंडिचर। दोनों पॉइंट हैं, गवर्नमेंट बजट में दोनों बातें होती हैं, गवर्नमेंट रिसीप्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ओके। तो बेटे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स के रूप में अपनी इनकम को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। कब कर देना चाहिए, जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या हो, ज़्यादा। तो सरप्लस बजट के अंदर बेटे गवर्नमेंट दो तरीके से मैनेज करेगी, राइज इन गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन रिवेन्यू कलेक्शन इन अ वे ऑफ टैक्स, और अपने खर्चे क्या कर दे, कम कर दे। अब बेटा इसकी सरप्लस बजट की डिमेरिट्स क्या हैं, तो बेटा जो सरप्लस बजट है बेटे बेसिकली एक्सेस डिमांड के लिए बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिसिट डिमांड के लिए बेटा जो सरप्लस बजट है वो डिजायर नहीं है। क्यों नहीं है बेटे, क्योंकि मान लो बेटे अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्या होती है बेटे, दिस वन इज द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे बेटे हमें डिमांड को बढ़ाना होगा, ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बेटे टैक्स लगा देगी तो इसके कारण बेटे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल और भी कम हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होने से बेटा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो नुकसान क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाएगा, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, क्या आ जाएगा, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप आ जाएगा। क्योंकि बेटे इसमें क्या होगा, आपकी डिमांड कम है, इकोनॉमी में और ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होने से बेटा इकोनॉमी के अंदर जो हमारा संतुलन है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम डिस्कस डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कौन सी सिचुएशन होती है, व्हेन बजट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन द बजट रिसीव्ड, दिस इज नोन एज डेफिसिट बजट। अब हम बात कर रहे हैं डेफिसिट बजट की, तो इसका मतलब यहाँ पर डेफिसिट बजट कम क्यों, कम है, ठीक है ना बेटे, यानी कि घाटे का बजट है। जब हमारा घाटे का बजट है तो उस सिचुएशन के अंदर बेटे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की इनकम क्या है, कम। तो गवर्नमेंट को के बेसिकली हमारे कौन सी सिचुएशन के लिए, डेफिशिएंट डिमांड को कॉम्बैट करने के लिए डेफिसिट बजट क्या रहेगा, सही रहेगा। तो हमारा डेफिसिट बजट है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की ज़्यादा है, खर्चे क्या हैं गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज क्या हैं, कम है। तो बेटा डेफिसिट बजट किस सिचुएशन में बेटर रहता है, कहाँ पर बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन क्या होता है बेटे, लो लेवल ऑफ डिमांड। इकोनॉमी के अंदर बेटे बिजनेस साइकिल में फेजेस होती हैं, ऐसे बेटे इकोनॉमी के अंदर ट्रेड साइकिल्स आते हैं, ठीक है ना, डिप्रेशन है, बूम है, रिकवरी है, रिसेशन है, इनका भी अपना टाइम पीरियड है। तो पहले बूम आता है बेटे, ठीक है ना, फिर आता है रिसेशन, फिर आता है डिप्रेशन, उसके बाद बेटे इकोनॉमी में धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट होती है। तो दिस इज नोन एज बिजनेस साइकिल। तो बेटे जो हमारे डेफिसिट डिमांड बजट है वो किसके लिए बेटर रहेगा, जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज़्यादा। तो बेटे डेफिसिट बजट रेजिज द एग्रीगेट डिमांड बाय 2 लेवल। तो बेटा यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ाना है,
जब ये कौन सी सिचुएशन में बेटर है बेटे, बेसिकली डेफिसिट इसमें बेटर है जब यहाँ पर डिमांड क्या है, डेफिशिएंट है, कमी है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, फर्स्टली तो गवर्नमेंट क्या करे बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे, ठीक है ना। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करनी चाहिए, जिसके कारण इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बढ़ने से तो डेफिशिएंट बेसिकली डिमांड को कवर अप किया जा सकेगा। सेकेंड है बच्चों यहाँ पर इंडस्ट्री इनडायरेक्टली क्या करना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को भी बढ़ाना चाहिए और पब्लिक सेक्टर को भी इंड्यूस्ड करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एडी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा है ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट बोथ द वेज आर इंपॉर्टेंट मेजर्स टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो बेटे यहाँ पर जो डेफिसिट बजट है वो कहाँ वर्कआउट करेगा, किसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड। ओके, अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इट इज नॉट डिजायर्ड। जब इकोनॉमी के अंदर बेटा इन्फ्लेशन चल रहा हो तो बेटा वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। देखो बेटे एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर जी लिखते हैं तो जी में माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेटा इन्फ्लेशन के समय बेसिकली डेफिसिट बजट क्या होता है, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बेटा जब इन्फ्लेशनरी क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो बेटर है इसके लिए, ठीक है। लेकिन बेटे इट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा ना कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए, गवर्नमेंट भी बढ़ाए प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ाए, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो नो डाउट बेटे इट डज नॉट वर्क in a situation of inflation, because in a situation of inflation where wages catches price and price catches wages in a economy। तो बेटा बेसिकली इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा डेफिसिट बजट है इट इज सक्सेसफुल टू बैटलिंग द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, और जो एक्सेस है बेटे बेसिकली सरप्लस है। सरप्लस का मतलब एक्सेस होता है, आपको ध्यान भी रहेगा कि बेसिकली अगर इकोनॉमी के अंदर सरप्लस बजट है तो कौन सी सिचुएशन में काम करेगा, इन्फ्लेशन के अंदर। इन्फ्लेशन कब होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई। बेटे इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।